इस बार भारत की 2 फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड मिला है, जिनमें पहला अवार्ड उस नाटू नाटू गाने को मिला है जो मशहूर तेलुगु फिल्म RRR का गाना है, और दूसरा अवार्ड एक शॉर्ट फिल्म को मिला है जो तमिल भाषा में है, और इस शॉर्ट फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। आज हम आपको वो 5 पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप ये बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने के बावजूद भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों नहीं मिलते। और आज जब 2 पुरस्कार मिल गए हैं तो हम ऐसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे आज दिवाली का दिन हो। और आज बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स सुपरहिट फिल्म RRR की टीम को बधाइयां तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन यह पुरस्कार बॉलीवुड के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। और वो सीख ये है कि जब तक बॉलीवुड रीमेक और रीमिक्स के चक्कर में पड़ा रहेगा, तब तक उनकी फिल्में थोड़ा बहुत पैसा जरूर कमा लेंगी, लेकिन इज्जत तभी मिलेगी जब वो भी मौलिक कहानियों पर फिल्म बनाएंगे, यानी ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे। इसलिए आज का विश्लेषण आप सब के लिए बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आप सब फिल्में तो देखते ही हैं। अब आप टीवी पर भी देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्में देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी थिएटर में जाकर फिल्में देखते हैं। इसलिए ये जो आज का विश्लेषण है ये आपके मनोरंजन से जुड़ा हुआ है और आपके लिए भी इसमें बहुत सीख छिपी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्यों है। आपने ऑस्कर अवार्ड्स का नाम तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि हमारे देश में अक्सर जब लोगों को थिएटर पर कोई फिल्म बहुत पसंद आ जाती है तो वो यही कहते हैं कि वाह क्या शानदार फिल्म बनाई है और इसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। तो आज हमारे देश को अलग अलग श्रेणी में यही 2 अवार्ड्स मिले हैं, और गर्व करने वाली बात यह है कि इससे पहले इतिहास में कभी भी पूर्ण रूप से भारत में बनी और भारत के ही किसी प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित कोई भी फिल्म या गाने को यह अवार्ड नहीं मिला था। इसलिए यह पुरस्कार जीतना भारत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक भी है और अभूतपूर्व भी है, और इससे आज हर भारतीय को जरूर गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। तो अगर आप फिल्में देखते हैं, अगर आप भी थिएटर पर जाते हैं, फिल्मों का शौक रखते हैं, तो आज का विश्लेषण आपके लिए है। ऑस्कर अवार्ड्स को आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है, और यह दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। हर फिल्म मेकर का और हर कलाकार का यह सपना होता है कि एक दिन उसे ऑस्कर अवार्ड मिले। आप ये समझ लीजिए कि ये फिल्मों में ओलंपिक के गोल्ड मेडल जैसा है। तो जो बात किसी भी भारतीय को बहुत अच्छी लगेगी आज, वो ये कि इस हॉल में जहां ये पुरस्कार दिए जा रहे थे वहां पर जय हिंद गूंज रहा था। दूसरी बड़ी बात जो अगर आपने यहां पर देखी हो, वेस्टर्न गाउन्स के इस भीड़ में एक साड़ी भी दिखाई दी, एक बिंदी भी दिखाई दी। भारत के कल्चर, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की भाषा दिखाई दी। ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, अगर आप इन पुरस्कारों के बारे में पूछें मुझसे तो ये पुरस्कार ऐसे ही हैं जैसे ओलंपिक खेल होते हैं। ये फिल्मों का ओलंपिक्स है, और फिल्मों के ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, और एक नहीं बल्कि 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब बड़ी बात यह है कि भारत को इतना समय क्यों लगा। इसलिए इस सवाल पर आते हैं कि आखिर भारत में बनी किसी भी स्वदेशी फिल्म या किसी गाने को ऑस्कर अवार्ड जीतने में 93 वर्ष का समय क्यों लगा। ऑस्कर्स यानी एकेडमी अवार्ड्स की शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी, लेकिन इन 93 वर्षों के दौरान कभी भी भारत की किसी भी स्वदेशी फिल्म को किसी भी श्रेणी में यह पुरस्कार नहीं मिला। वर्ष 1982 में भारत की मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका नाम था भानु अथैया, उन्हें मशहूर फिल्म गांधी के लिए, गांधी नाम की फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। लेकिन इस फिल्म का निर्देशन ब्रिटेन के एक डायरेक्टर ने किया था, और यह फिल्म भी भारत में नहीं बनी थी। भारत के बारे में जरूर थी, लेकिन यह फिल्म भारत में नहीं बनी थी। भारतीय सिनेमा की इसमें भूमिका ना के बराबर थी। तो क्योंकि फिल्म का नाम गांधी था, फिल्म महात्मा गांधी के ऊपर बनी थी, फिल्म का जो बैकग्राउंड था वो भारत था, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा कि भारत ने इस पुरस्कार को जीता है। लेकिन ये जो पूरी यूनिट थी, जो प्रोडक्शन हाउस था, डायरेक्टर था, ये सब विदेशी लोग थे। इसी तरह वर्ष 1992 में मशहूर लेखक और डायरेक्टर सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, लेकिन यह अवार्ड भी
किसी फिल्म को लेकर नहीं था, बल्कि ये अवार्ड उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया था। उनके पूरे जीवन में जो उन्होंने उनकी जो उपलब्धि थी उसके लिए दिया गया था। और फिर वर्ष 2009 में AR रहमान ने 2 अलग अलग श्रेणियों में यह अवार्ड जीता था, लेकिन उन्हें यह अवार्ड जिस स्लम डॉग मिलेनियर नाम की फिल्म के लिए मिला था, वो फिल्म भारत के किसी प्रोडक्शन हाउस द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह भी एक विदेशी फिल्म थी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वर्ष 1913 से 2023 के बीच हमारे देश में 82,000 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई हैं, 82,000 से ज्यादा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले 100 वर्षों में इनमें से एक भी फिल्म ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई। इसके अलावा इन 82,000 फिल्मों में से सिर्फ 13 फिल्में ही अब तक ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई हैं, जिनमें 1958 में आई फिल्म मदर इंडिया और फिर वर्ष 2001 में आई फिल्म लगान अंतिम चरण में गई थी, फाइनल राउंड तक गई थी। लेकिन तब ये फिल्में भी इस अवार्ड को जीतने से चूक गई थी। तो सोचने वाली बात यही है कि आज तक भारत में बॉलीवुड द्वारा बनाई गई किसी भी फिल्म को कोई ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं मिला, जबकि हमारे देश में कितने बड़े बड़े और महान कलाकार रहे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स रहे हैं, निर्देशक रहे हैं। दादा साहब फाल्के, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, गुरुदत्त, किशोर कुमार, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, अमिताभ बच्चन समेत कितने बड़े बड़े कलाकारों ने भारत में फिल्में बनाई और इन फिल्मों में काम किया। और अगर आप आगे के लोगों को भी जोड़ना चाहें तो आप शाहरुख खान का नाम भी उसमें जोड़ सकते हैं, सलमान खान का नाम भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इन फिल्मों को कभी भी ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला। और जो बॉलीवुड हर साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है और फिल्में बनाने के मामले में हॉलीवुड से भी आगे है, उस बॉलीवुड का एक भी कलाकार अपनी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड के मंच तक कभी पहुंच नहीं पाया। किसी कलाकार को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि किसी मेड इन इंडिया फिल्म के लिए वो ऑस्कर पुरस्कार के मंच तक जा सके। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा औसतन 1,500 फिल्में सालाना भारत में बनती हैं और इनमें भी ज्यादातर फिल्में अकेले बॉलीवुड में बनती हैं, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनती हैं, जबकि हॉलीवुड हर साल औसतन 700 फिल्मों का ही निर्माण करता है। तो अंतर देखिए हॉलीवुड और बॉलीवुड में। हॉलीवुड में बनती हैं लगभग 700 फिल्में हर साल, हमारे यहां बनती हैं 1500 फिल्में, हॉलीवुड से डबल। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड्स हॉलीवुड की फिल्मों को ही मिलते हैं और बॉलीवुड की फिल्में कभी ऐसा कोई पुरस्कार जीत नहीं पाती। नकली और असली की इस लड़ाई को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जैसे चित्रकार 2 तरह के होते हैं। एक चित्रकार वो जो मूल रूप से चित्रकारी करता है, मूल रूप से असली पेंटिंग बनाता है, मौलिक पेंटिंग बनाता है। दूसरा वो होता है जो नकल करता है। नकल करने वाला चित्रकार हो सकता है ज्यादा पेंटिंग्स बनाए और ज्यादा बेच भी दे, लेकिन उसे कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलता और ना ही उसकी पेंटिंग्स के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जो चित्रकार असली पेंटिंग की वजह से साल में कम पेंटिंग्स बनाता है, उसे पुरस्कार भी मिलते हैं और उसकी कला के लिए उसे पैसा भी बहुत बड़ा मिलता है। इसीलिए जो पेंटिंग्स का बाजार है उसमें मौलिक पेंटिंग्स जो होती हैं बड़े बड़े कलाकारों की, वो कहीं ज्यादा दाम पर बिकती हैं। तो आप बॉलीवुड को दूसरी तरह का चित्रकार मान सकते हैं जो ज्यादा फिल्में तो बना रहा है, लेकिन वो सारी फिल्में बाहर की या दूसरी फिल्मों से प्रभावित होती हैं, रीमेक होती हैं, गाने रीमिक्स होते हैं। अगली बात यह है कि बॉलीवुड ने धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई जो भारतीय संस्कृति को लेकर शर्मिंदगी का भाव लोगों के मन में पैदा करती हैं, जो हिंदुत्व को लेकर भी अक्सर शर्मिंदगी का भाव पैदा करते हैं और वो धर्म को लेकर एक ऐसा बैलेंस बैठाना चाहते हैं जिससे सभी लोग खुश रह सकें। लेकिन दक्षिण भारत की फिल्मों में ऐसा नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए जिस शॉर्ट फिल्म ने आज ऑस्कर अवार्ड जीता, वो फिल्म रघु नाम के एक ऐसे हाथी के जीवन पर आधारित है जिसे एक पति पत्नी द्वारा गोद लिया जाता है और फिर दोनों पति पत्नी उसका पालन पोषण करते हैं। और ये फिल्म बताती है कि भारतीय संस्कृति कैसे इंसानों और जानवरों के बीच एक संवाद का काम करती है, कैसे हम जानवरों को भी अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में हाथी को गोद लेने वाले दंपति को साधारण रूप में ही दिखाया गया है, जैसे वो दिखते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे रहते हैं, असल में वैसा ही दिखाया गया है। लेकिन यही फिल्म अगर पूरी तरह से शायद बॉलीवुड में बनती तो इसमें इस पति पत्नी के शायद कपड़े बदल दिए जाते, नाम बदल दिए जाते, हो सकता है धर्म बदल दिया जाता और आपको ये लोग उस परिवेश में शायद दिखाई ही नहीं देते जो इस फिल्म के लिए जरूरी होता। और इसमें बहुत सारे नए फॉर्मूले लगा दिए जाते, बहुत सारे नए लेंस
लगा दिए जाते जिससे यह देखा जाता कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होनी चाहिए। अब हम आपको इस शानदार नाटू नाटू गाने के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। पहली बात, यह गाना तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में मौजूद है और इसे YouTube पर 20 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। दूसरा, इस गाने को रशिया और यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के बाहर शूट किया गया था और इस गाने को वहां शूट करने की मंजूरी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद दी थी। यानी इसमें ज़ेलेंस्की का भी रोल है, क्योंकि आप जानते हैं ज़ेलेंस्की खुद एक एक्टर हैं, इसलिए वो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, इस गाने में जो शानदार हुक स्टेप दिखाया गया है उसके 80 से ज्यादा वेरिएंट्स थे और गाने में दिखाए गए हुक स्टेप को चुनने के लिए 18 से ज्यादा टेक्स लिए गए। और चौथा, यह गाना भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों के खान पान और भारत के लोगों के स्वभाव के बारे में बताता है और इसके बोल नाटू नाटू का हिंदी में अर्थ है नाचो नाचो। पश्चिमी देशों में स्वीकार्यता मिलेगी और पुरस्कार मिलेंगे। दूसरी बात, भारत में जब से हॉलीवुड की फिल्में करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही हैं और हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भारत में आ रहे हैं और भारत की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं, तो उसका असर भी इन पुरस्कारों पर हो सकता है, जो शायद अभी दिख भी रहा है। वर्ष 2021 में दक्षिण भारत की फिल्मों ने सबसे ज्यादा 2,500 करोड़ रुपए कमाए थे भारत में। बॉलीवुड की फिल्मों ने सिर्फ 800 करोड़ रुपए कमाए और हॉलीवुड की फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए कमाए। यानी अगर आप देखेंगे तो हॉलीवुड की फिल्मों ने और बॉलीवुड की फिल्मों में अब ज्यादा अंतर नहीं बचा है। ये भारतीय सिनेमा में जो आप सब लोग देखते हैं भारत में, उसका एक ब्रेकअप है। सबसे ज्यादा कमाई की है दक्षिण भारत की फिल्मों ने 2,500 करोड़, दूसरे नंबर पर बॉलीवुड की हिंदी फिल्में 800 करोड़, तीसरे नंबर पर हॉलीवुड। अब हॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी नजर बॉलीवुड के शेयर पर है और वो चाहते हैं कि हॉलीवुड की फिल्में अब 500 नहीं, अगली बार 1000 करोड़ रुपए कमाएं और बॉलीवुड तीसरे नंबर पर आ जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले कुछ वर्षों में दक्षिण भारतीय फिल्में नंबर 1 पर हों, उसके नंबर 2 पर उसके बाद हॉलीवुड की फिल्में आ जाएंगी और नंबर 3 पर बॉलीवुड आ जाएगा। भारत में हॉलीवुड की फिल्में अब हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब होकर रिलीज हो रही हैं। हॉलीवुड के मशहूर वार्नर ब्रदर्स, डिज्नी, फॉक्स और ड्रीमवर्क्स जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और कंपनियां अब भारत में आकर निवेश कर रहे हैं और जॉइंट वेंचर्स भी शुरू कर रहे हैं यहां के प्रोडक्शन हाउस के साथ, जिससे यह पता चलता है कि हॉलीवुड भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देख रहा है और इसकी वजह से शायद अमेरिका में होने वाले ऑस्कर अवार्ड्स जैसे जो पुरस्कार हैं उनमें भारतीय फिल्मों की ताकत अब देखने को मिल रही है। आपको याद होगा, बहुत वर्ष पहले सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने वर्ष 1994 में पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। इसके बाद इस इंडस्ट्री में भारत के लिए नए नए अवसर बनते चले गए। उसके बाद बड़े बड़े जो इस तरह के पेजेंट्स होते थे, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, उसमें भारत की लड़कियां जीतने लगी। इस बात को सोचिए कि क्या 1994 से पहले भारत में ब्यूटी यानी सुंदरता नहीं थी? भारत में तब भी ऐसी महिलाएं थीं जो मिस यूनिवर्स बन सकती थी, लेकिन सुष्मिता सेन के इस खिताब को जीतने के बाद भारत का भाग्य बदल गया और ऑस्कर में आज की घटना भी भारत के लिए वैसा ही क्षण बन सकता है जैसा वर्षों पहले सुष्मिता सेन का मिस यूनिवर्स का खिताब जीतना था। अब हम आपको बीबीसी में हुई बगावत के बारे में बताएंगे। बीबीसी के एक पत्रकार और न्यूज एंकर ने वहां की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। इसके बाद वहां की संसद ने इस पर आपत्ति की और फिर बीबीसी ने उस पत्रकार को सस्पेंड कर दिया और उनके टीवी शो से भी उन्हें हटा दिया। इस पत्रकार के निलंबन के विरोध में बीबीसी के बाकी पत्रकारों ने अपनी ही संस्था के खिलाफ बगावत कर दी और काम करने से इनकार कर दिया और 3 दिन में यह दबाव इतना बढ़ गया कि आज बीबीसी को इस पत्रकार का निलंबन वापस लेना पड़ा। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्र पत्रकारिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाला बीबीसी अपने देश में अपने ही पत्रकारों का मुंह कैसे बंद करता है जब वो उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं। बीबीसी ने ब्रिटेन की सरकार की आलोचना करने वाले अपने जिस टीवी एंकर को सस्पेंड किया, उनका नाम है गैरी लिनेकर। वो बीबीसी पर प्रसारित होने वाले फुटबॉल शो, बड़ा मशहूर शो है, मैच ऑफ द डे को होस्ट करते थे और उन्हें इस शो से हटाने की वजह है उनका एक ट्वीट जिसमें उन्होंने ब्रिटेन सरकार की एक नीति की आलोचना की जो वहां के शरणार्थियों के लिए बनाई गई है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटेन सरकार की यह नीति उतनी ही क्रूर है
जितनी क्रूर नाजी युग में जर्मनी की सेना थी, और इसी वजह से यूरोपीय देशों की तुलना में ब्रिटेन में सबसे कम शरणार्थियों को जगह दी जाती है। उनके इस ट्वीट का ब्रिटेन के चांसलर, जिनका नाम है जेरेमी हंट, उन्होंने विरोध किया और कहा कि बीबीसी के इस एंकर को सरकार की नीतियों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और इसी के बाद बीबीसी ने अपने इस टीवी एंकर पर और पत्रकार पर कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड करने के बाद ऑफ एयर कर दिया, यानी अब वो टीवी पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे।